नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा में कृति का भाग एक पूरक पाठ्य पुस्तक का पाठ मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं और उन्होंने लेखन कार्य में काफ़ी काम किया है। उनके इसी लेखन के व्यक्तित्व को आज हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। इस पाठ में हम लेखिका जी का जीवन परिचय और पाठ का सारांश, पाठ के अभ्यास के कुछ प्रश्नों को जानेंगे और पाठ की गतिविधि मुहावरों का अर्थ एवं उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। लेखिका का जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 25 अक्टूबर सन 1938 को कोलकाता में हुआ था। ये हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है। उपन्यास, नाटक तथा निबंध संग्रह सब मिलाकर इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की। सन 1980 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर करने के बाद उन्होंने 3 वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया। आपकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार है। इनके उपन्यासों को अपने कथानक की विविधता और नएपन के कारण समालोचकों की बड़ी स्वीकृति और सराहना मिली। इनके कहानियों और उपन्यास का अनेक हिंदी भाषाओं तथा जर्मन, जापानी और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। ये हमेशा बच्चों तथा महिलाओं के हित में समाज सेवा के काम करती रही। उन्होंने इंडिया टुडे में हिंदी संस्करण में 2003 से 2010 तक कटाक्ष नामक स्तंभ लिखा है, जो अपने तीखे व्यंग के कारण खूब चर्चा में रहा। अब बच्चों, पाठ का सारांश इस प्रकार है, जिसमें लेखिका की नानी की कहानी उसी की जुबानी। इस पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने संसर्ग में रही उन औरतों के बारे में बताया है जिन्होंने परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जीवन जिया जाता है, यह सिद्ध कर दिखाया। लेखिका की एक नानी थी, उनके बारे में हम जानेंगे कि लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अपनी नानी को न देख सकी और न ही उनसे कहानियां सुन सकी। बाद में नानी की कहानी सुनकर लेखिका को अपनी नानी का असली मर्म समझ में आया। लेखिका की नानी एक अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली औरत थी, जिसके पति बैरिस्टर की डिग्री विलायत से लिए हुए थे, विलायती ढंग से जीवन जीते थे, पर नानी इन सब बातों से बहुत दूर थी। उन्होंने कभी अपनी इच्छा का इजहार पति से नहीं किया। मृत्यु को निकट जानकर वह लेखिका की माँ की शादी के बारे में सोचकर मुंहजोर हो उठी। अर्थात उन्होंने मुंहजोर का तात्पर्य यह है कि उन्होंने आवाज उठाई और अपने पति के एक मित्र, जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा, से मिलकर कहा कि उसकी बेटी का वर वह स्वयं तय करें, जो आज़ादी का सिपाही हो। इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि लेखिका को उनके आज़ादी के जुनून और आज़ाद ख्यालों का पता चलता है। वह अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीती रही। अब बच्चों, हम लेखिका की माँ के बारे में बात करेंगे। लेखिका की माँ की कहानी। नानी की इच्छा के अनुसार उनकी माँ की शादी एक पढ़े लिखे, होनहार, गरीब आज़ादी के सिपाही से हो गई, जिस कारण वह सादा जीवन जीने को विवश थी। कमजोर शरीर वाली माँ रात में जाग कर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती। घर में नाना की साहिबी का पर्याप्त असर था। लेखिका की माँ अपनी खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे गुणों के कारण परिजात से भी अधिक जादुई लगती थी।
काम करने को तो उनसे कोई कहता ही नहीं, पर हर काम में उनकी राय लेकर उनका पालन अवश्य किया जाता था। लेखिका ने अपनी माँ को भारती माँ जैसा नहीं पाया। अपनी बीमारी और अरुचि के कारण वह न तो घर का काम करती थी और न बच्चों के खाने खिलाने पर ध्यान देती थी। बस बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ा करती या संगीत सुनती रहती थी। परिवार के लोग उनमें श्रद्धा रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि वो न झूठ बोलती थी और न किसी की गोपनीयता बात किसी दूसरे से कहती थी। इस कारण उन्हें घर में आदर और बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी। वे बच्चों की भी दोस्त थी। अब लेखिका की परदादी की कहानी। अभी हमने बच्चों लेखिका की नानी की कहानी सुनी, लेखिका की माँ की कहानी सुनी। अब हम लेखिका की परदादी की कहानी को सुनेंगे। लेखिका की परदादी भी लीक से हटकर थी। उन्होंने सामान को कभी एकत्रित नहीं किया। वे फालतू सामान को दान कर देती थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर लोगों को तब आश्चर्य हुआ जब अपनी बहू के गर्भवती होने पर उन्होंने मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात उन्होंने सबको बता भी दी। उनके बार बार मंदिर में यह दुआ मांगने का यह असर हुआ कि भगवान भी अफरा तफरी में आ गए और घर में एक के बाद एक 5 कन्याएं पैदा हुई। परदादी और चोर के बारे में हम जानेंगे। हवेली के मर्द बारात में किसी दूसरे गांव में गए थे और औरतें रत जगह मना रही थी। इस शोर में एक चोर कब हवेली में घुस गया कोई जान न सका। शोर से बचकर सोने के लिए माँ जी दूसरे कमरे में चली गई। गलती से चोर भी उसी कमरे में घुसा। उसके कदमों की आहट से माँ जी की नींद खुल गई। माँ जी ने पूछा, कौन? चोर के यह बताने पर कि मैं चोर हूँ, माँ जी ने उसे कुएं में एक लोटा साफ पानी लाने को कहा। कुएं पर पानी भरते चोर को पहरेदार ने पकड़ लिया। माँ जी ने आधा पानी खुद पीकर बाकी पानी चोर को पिलाकर कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब चाहे तू चोरी कर या खेती। जिससे चोर चोरी करना छोड़कर खेती करने लगा। तो बच्चों, ये थी लेखिका की परदादी की और चोर की कहानी। अब हम लेखिका की कहानी जानते हैं। अब हमने लेखिका की 15 अगस्त सन 1947 को जब आज़ादी मिलने का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार आ गया। उसके लाख रोने पर भी उसे इंडिया गेट जश्न में नहीं जाने दिया गया। उनके पिता ने उन्हें ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास दिया, जिसे पढ़ते पढ़ते वह रोना धोना भूल गई। लेखिका और उनकी बहनों के बारे में हम जानेंगे। अपनी परदादी की तरह ही लेखिका की चारों बहनें भी लीक से हटकर चलती रही। सबसे बड़ी बहन का बाहर का नाम मंजुल था और उन्होंने शादी के बाद लिखना शुरू किया और अपना नाम मंजुल भगत रखा। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी, जिसने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू किया। लेखिका और उसकी बहनों को नाम बदलकर लिखने के कारण पोंगापंथी या घरगुस्सू जैसे शब्द भी सुनने पड़ते थे। लेखिका के बाद की 2 बहनें रेणु और चित्रा लेखन से बची रही। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लेखन कार्य करने लगी और छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। लेखिका की छोटी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने जैसे तैसे बीए कर ली। तीसरी बहन खुद कम दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी, इसलिए उसके अच्छे अंक
नहीं आ सके। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने एक लड़के को पसंद कर उससे शादी कर ली। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लेकर पिताजी की पसंद के लड़के से शादी की और बाद में लेखन कार्य में संलग्न हो गई। शादी के बाद लेखिका जीवन किस प्रकार रहा? शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे में रहना पड़ा। वहां उन्होंने शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार किया और 4-5 साल में कई नाटक किए तथा अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। कर्नाटक जाने के बाद लेखिका ने कैथोलिक बिशप से छोटे से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की, लेकिन क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण वह स्कूल खोलने में असमर्थ थे। लेखिका ने अनेक परिश्रमी लोगों की मदद से वहां अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलकर उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई, जिससे लेखिका के जिद्दीपन का पता चलता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी लेखिका को लगता है कि वह अपनी छोटी बहन रेणु के बराबर नहीं पहुंच सकती। एक बार दिल्ली में भयंकर बारिश होने के बाद जगह जगह पानी भर गया। यातायात ठप पड़ गया था। रेणु को उसके स्कूल से जब कोई लेने नहीं आया तो सबके मना करने पर भी वह पैदल ही 2 मील दूर स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। लेखिका सोचती है कि उस दिन का रोमांच कैसा रहा होगा। पानी से भरा सुनसान शहर और अकेले अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना, इस अकेलेपन का मजा कुछ और ही है। बच्चों, अभी हमने कहानी का सारांश पढ़ा और अब आपके समक्ष कुछ गृह कार्य और अभ्यास के प्रश्न हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में है, मेरे संग की औरतें पाठ में किस घटना पर कहा जा सकता है कि प्यार से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, किस घटना से पता चलता है कि उसकी एक बहन बड़ी जिद्दी थी। और प्रश्न क्रमांक 3, डरा कर धमका कर क्या किसी को रास्ते पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 4, लेखिका की मां की शादी किस प्रकार के लड़के के साथ हुई। और अगला प्रश्न है, लेखिका परदादी के किन गुणों से प्रभावित थी और क्यों। अगला प्रश्न है, लेखिका की मां नानी, परदादी तथा बहन की किन विशेषताओं से प्रभावित थी। सभी की एक एक विशेषताएं हमें लिखनी है। बच्चों, पहला प्रश्न जैसा दिया गया है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किस घटना पर कहा जा सकता है कि प्यार से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। लेखिका के द्वारा इसमें कुछ ऐसे सक्षम दिए गए हैं जिससे कि यह पता चलता है कि प्यार से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। जब लेखिका की बहनों को लेखन कार्य के लिए कहा जाता है तो वह शादी के बाद लेखन कार्य करना शुरू कर सकती, अर्थात समझाने पर या अपनी बड़ी बहनों को लेखन कार्य करते देखकर उन्हें यह महसूस होता है कि हमें भी लेखन कार्य करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2, कि किस घटना से पता चलता है कि उसकी एक बहन बड़ी जिद्दी है। सबसे पूर्व में जो उनकी क्रमांक 3 वाली बहन है जिन्होंने अपने पसंद के लड़के से शादी करती है, उससे पता चलता है कि वह बहन उनकी बड़ी जिद्दी है। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ की शादी किस प्रकार के लड़के के साथ होती है। लेखिका की माँ की शादी एक आज़ादी के सिपाही के साथ होती है
जो कि पढ़े लिखे हैं और जिन्हें आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण आईसीएस की परीक्षा में बैठने से उन्हें रोक दिया जाता है। लेखिका परदादी के अपने किन गुणों के कारण प्रभावित थी? उन्हें ऐसी कौन सी अपनी दादी की बात लगती थी? लेखिका अपनी परदादी की जागरूकता, निर्भीकता और बुद्धिमानिता जो उनकी दादी में निहित थी, उनके गुणों से वो प्रभावित थी। उनकी दादी समाज तथा परिवार में अपनी विशेष पहचान रखती थी। उन्हें कतार से हटकर चलने का शौक था। उनकी पोते हो जब पहली बार गर्भवती हुई तो वे मंदिर में जाकर परंपरा से भिन्न उनकी संतान बेटी होने की मन्नत मांग आई और उन्होंने सबको बता भी दिया। लड़की के प्रति आदर सम्मान का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अगर उन पर 2 से अधिक धोतियां आ जाती है तो तीसरी को तुरंत वे दान कर देती थी। इससे उनके दानवीर होने का पता चलता है। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से नामी चोर को किसान बना दिया। बिना डराए धमकाए, बिना उपदेश दिए उनके सहज व्यवहार ने चोर को भला आदमी बना दिया। इस घटना से भी यह पता चलता है कि प्यार से भी हम किसी को भी सही राह पर ला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखिका की माँ, नानी, परदादी तथा बहन की किन किन विशेषताओं से लेखिका प्रभावित हुई? सभी की विशेषताओं को लिखिए। सबसे पूर्व में लेखिका की माँ, जो कि एक सीधी सादी महिला थी, जो कि एक अनपढ़ और पारदर्शी अपनी नानी की तरह नहीं थी। लेखिका की माँ एक निर्भीक महिला थी। लेखिका की नानी भी एक पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी, जिनका जीवन सादा था लेकिन उनके विचार ऊंचे थे। वे देश प्रेमी महिला थी, आज़ादी की एक सिपाही भी कही जा सकती है। तथा लेखिका की जो बहनें थीं, वे पढ़ी लिखी बहन थीं और साथ ही वे लेखन कार्य में भी बहुत कुशल थी। इन सब विशेषताओं से यह पता चलता है कि लेखिका के पूरे जीवन में कितनी सारी महिलाओं का संग रहा। उन्हीं महिलाओं को संग लेकर उन्होंने इस पाठ की रचना की और सभी अपने माँ, नानी, दादी, परदादी तथा बहनों की विशेषताओं को लेकर अपने जीवन को उन्होंने साकार बनाया। इसी बात का पता इस पाठ से चलता है। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी? लेखिका की नानी के बारे में केवल उन्होंने सुना था। बचपन में समझती थी कि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ महिला है, जिनका पति शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चला गया था। लेखिका ने उनके व्यक्तित्व के असली रूप को जब जाना, जब उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य के प्रति एक जागरूक माँ के स्वरूप को पहचाना। उनमें स्वतंत्रता के प्रति बहुत लगाव था। वे अपने बैरिस्टर पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से उन्होंने वचन लिया कि आप किसी आज़ादी के दीवाने से ही मेरी बेटी की शादी करवाएंगे। उनके परंपरागत रहन सहन में अपनी पहचान बनाए रखने की एक उनकी विशेषता थी। नानी की इसी बात से उन्हें प्रभावित किया कि नाना की जिंदगी में दखल दिए बिना ही वे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीती रही। प्रश्न क्रमांक 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? इस प्रश्न का उत्तर है कि उनके पति विलायती ठाठ से रहती थी, परंतु उनके रहन सहन पर पति का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उनके हृदय में आज़ादी का जज्बा इस कदर था, उसका खुलासा जब हुआ जब उन्होंने अपने पति के मित्र से यह वचन लिया कि आप मेरी बेटी की शादी किसी अंग्रेज आज्ञाकारी साहब से न करके एक स्वतंत्रता सेनानी से कराओ। इससे स्पष्ट होता है कि परंपरागत जीवन जीते हुए भी उनमें आज़ादी के प्रति एक तीव्र जुनून था। वे अपने दामाद के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भागीदारी की। इससे स्पष्ट है कि भारत की आज़ादी की उनमें आकांक्षा थी।
लेखिका की माँ की विशेषताओं के बारे में बताइए। जैसा कि अभी हमने पाठ में समझा कि वे एक सौंदर्य संपन्न महिला थी। लेखिका की माँ अत्यंत सुंदर थी। उनमें नज़ाकत और नफासत इतनी थी कि वे परियों से कम भी नहीं लगती थी। नाजुक इतनी थी कि खादी की साड़ी पहनने में उनकी कमर लचक खा जाती थी। उन्हें देखकर उनकी सास लेखिका की दादी ने उनके बारे में कहा, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दो। उन्हें छीके से उतारने की कोशिश किसी ने नहीं की। उनकी माँ एक प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व की भी महिला थी। उनका ससुराल वालों पर बहुत प्रभाव था। उनके बैरिस्टर पिता का रोब भी सभी पर अभिभूत थे। वे यह देखकर कि बहू का कोई धर्म नहीं निभाती है, फिर भी उनसे कोई कुछ नहीं कहता था। उनसे आम औरतों के समान होने की अपेक्षा भी नहीं की जाती थी। उनकी सास कहा करती थी, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। वे ईमानदार और निष्पक्ष भी थीं। लेखिका की माँ इधर उधर भिड़ाना या चुगली करना तो दूर, वे किसी से दूसरे की भी बात नहीं करती थी। इसी कारण घर तथा बाहर सभी जगह उन्हें आदर मिलता था। वे अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पाती थी, किंतु उनकी सास जिठानियों के साथ आदमी भी सहयोग करते थे। वे शिक्षा एवं संगीत प्रेमी भी थी। उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनने का शौक था। बीमारी के कारण वे लेटे लेटे यह कहा करती थी, वे साहित्य की चर्चा में भी भाग लिया करती थी। सच्ची दोस्त भी थी। उनसे लेखिका की माँ से बाहर वालों की भी दोस्ती हो जाती थी। वे सबका निर्वाह बहुत सच्चे हृदय से करती थी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे पारंपरिक दायित्वों के निर्वाह में भी असमर्थ थी, क्योंकि उनकी बीमारी ही ऐसी थी। साथ ही तथा उन्हें इस कार्य में रुचि भी नहीं थी, किंतु उनकी पूर्ति परिवार के अन्य सदस्य कर दिया करते थे। इस प्रकार लेखिका की माँ अनेक सद्गुणों से युक्त थी। बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे भी हैं। आइए मुहावरों के बारे में जानते हैं। मुहावरे की परिभाषा, ये ऐसे छोटे छोटे वाक्यांश हैं जिनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य, प्रभाव, चमत्कार और विलक्षणता आती है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, अतः इनका स्वतंत्र प्रयोग न होकर वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के वास्तविक अर्थ का ज्ञान होने पर ही इसका सही उपयोग हो सकता है। इनका सामान्य अर्थ न लेकर इसके गूढ़ अर्थ भी व्यंजना का अर्थ हमें समझना चाहिए। बच्चों, मुहावरे का प्रयोग करने में निम्न बातों को ध्यान देना आवश्यक है। जब हम मुहावरे को पढ़कर उसमें छिपे अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें मुहावरा स्पष्ट समझ में आता है। इसीलिए कहा गया है कि मुहावरे को पढ़कर उसमें छिपे अर्थ को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। उसी के अर्थ से मिलती जुलती घटना या बात को चुनकर हमें संक्षेप में लिखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मुहावरे का जो अर्थ है, हमें उससे मिलती जुलती घटना को लिखना चाहिए या उस बात को हमें पहले चुनना चाहिए और संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। मुहावरे को उसी वाक्य में मिलाकर उसी काल की क्रिया में रख देना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। अगली बात है, साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मुहावरा प्रयोग करने से अनेक रूप ले सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे मुहावरे के मूल अर्थ में ही उसका प्रयोग नहीं होता। जैसे आपे से बाहर होना अर्थात क्रोधित होना। प्रयोग देखिए, कुछ लोग छोटी सी बात पर भी आपे से बाहर हो जाते हैं। बच्चों, इस पाठ में कुछ निम्नलिखित मुहावरे भी आए हैं जिनका हमें अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले हम मुहावरे लिखेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। अर्थ जानने से मुहावरे हमें वाक्य बनाने में सरलता प्रदान करते हैं। पहला मुहावरा है, जिंदगी बसर करना।
अर्थात जिंदगी बिताना। अगला है मर्म समझ में आना, अर्थात रहस्य पता चल जाना या मुख्य बात पता चलना। मौत के करीब पाना, अर्थात मृत्यु को निकट महसूस करना। दंग रहना, दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। हुजूर में पेश करना, अर्थात अधिकारी के सामने उपस्थित होना। पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना यानी अटल सत्य हो जाना जो टल ना सके। जैसे पत्थर बहुत अटल होता है ना, वैसे अटल सत्य होना। अगले मुहावरे हैं लीक से खिसकना। लीक से खिसकना अर्थात प्राचीन मान्यताओं को नकारना यानी पुरानी बातों को छोड़ देना। मुंह खुला का खुला रहना, अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना। सफाई देना, सफाई देना अर्थात अपना पक्ष रखना। गुमान न रहना, कल्पना भी न होना, कल्पना भी न होना। खुश नसीबी हाथ आना, अर्थात अच्छा मौका मिलना। खुश नसीबी हाथ आना यानी अच्छा मौका मिलना। खबर न होना, पता न चल पाना, खबर न होना, पता न चल पाना। बुढ़ापे की नींद सोना, जरा सी आहट में जाग जाना। बुढ़ापे की नींद सोना, जरा सी आहट में जाग जाना। जाहिर न होने देना, प्रकट न करना, जाहिर न होने देना, प्रकट न करना। और मुहावरे पलायन करना, पलायन करना अर्थात अन्य स्थान पर चले जाना। दो चार होना, सामना करना, दो चार होना अर्थात सामना करना। सवा शेर होना, बढ़कर होना, बढ़ना। सवा शेर होना अर्थात बड़ा होना, बढ़कर होना। हथियार डाल देना, हार मान लेना, हथियार डाल देना, हार मान लेना। कायम रखना, बनाए रखना, कायम रखना अर्थात बनाए रखना। हार न मानना, पीछे न हटना, हार न मानना, पीछे न हटना। दंग रह जाना, दंग रह जाना अर्थात चकित रह जाना। मलाल न होना, पछतावा न हो। बच्चों सबसे पहले मुहावरों को का प्रयोग करने से पहले हम अर्थों को अच्छे से समझेंगे कि इसका क्या अर्थ है। पहले हम सरल अर्थ युक्त वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे पछतावा न होना, मोहन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यदि हम इस प्रकार की पहले गतिविधि अपने मन में विचार कर लें या लिख लें कि मोहन को अपने किए पर या अपने द्वारा किए काम पर पछतावा नहीं हो रहा। अब इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, मोहन को अपने किए काम पर कोई मलाल नहीं है, अर्थात पछतावा नहीं है। दोनों का यदि हम प्रयोग करेंगे वाक्य बनाने में, यह गतिविधि अपनी स्वयं की रहेगी बच्चों। इससे क्या होगा कि आपको वाक्य रचना करना आ जाएगा। इस प्रकार की वाक्य रचना करने से हमें भाषाई कौशलों का ज्ञान होता है और हमारी जो वाक्य रचना अच्छी रहेगी, अनुचित लेखन अच्छा रहेगा। परीक्षा में इससे हमें अंक भी प्राप्त होंगे। इसलिए हमें गद्य की विशेष शैलियों के साथ साथ वाक्य रचनाओं पर भी ध्यान देना है। तो बच्चों आज आपने मेरे संग की औरतें पाठ को पढ़ा, जाना और लेखिका के द्वारा दिए गए सभी उदाहरणों को हमने देखा। उनके द्वारा जितनी भी महिलाएं उनके साथ रही, जिन्होंने उन्हें जाना और उनका वर्णन किया। निश्चित ही हमारे बीच भी, हमारे आसपास भी ये सभी महिलाएं रहती है और हम उनके बारे में जानें और उन्हें लिखने का प्रयास करें के विचारों को। तो बच्चों आज हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कोई कठिनाई आती है तो आप अपने विषय शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।